वेलकम बैक फ्रेंड्स। वी आर स्टार्टिंग अगेन अ न्यू सेशन। हमने कल जो रिवीजन में पार्ट लिया था वो जो पार्ट था वो था हमारा सेक्शन 139 और सेक्शन 141। दोनों सेक्शंस हम कवर कर चुके हैं। 140 के साथ शुरुआत करते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। सेक्शन 140 जो कि चार अलग अलग सब सेक्शंस की बातें करता है, वैसे हम पांच बोल सकते हैं लेकिन चार की बात करें। सबसे पहला, गुड इवनिंग अदिति, उन्नति, सुहानी, सिद्धि एंड श्रुति। गुड इवनिंग एवरीवन। रिमूवल ऑफ ऑडिटर की हम बात करें कि रिमूवल कैसे होगा, तो हम जानते हैं सेक्शन 139 में जिसको अपॉइंट किया उसको अगर रिमूव करना है तो सबसे पहले लगाना पड़ेगा सब सेक्शन 1। उसके लिए प्रायर अप्रूवल लेना है आपको मालिक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर एडीटी 2 फॉर्म। एडीटी 1 अपॉइंटमेंट के समय भेजा था, ये एडीटी 2 है। अप्लीकेशन जाएगी किसको, सीजी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। कितने दिनों के अंदर, 30 डेज, विद इन 30 डेज। बोलो मालिक। और सीजी की प्रायर अप्रूवल के बिना आप किसी को भी रिमूव नहीं कर सकते। एमसीक्यू में ये बात आ सकती है, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ बोला गया जैसे ही सीजी अप्रूवल आए उससे 60 डेज के अंदर आपको ईजीएम कॉल करनी और एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है। लेकिन जिसको भी रिमूव करना चाहते हो उसको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड देना है। तो चार बातें मेन। सबसे पहला, सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल, उसके 30 डेज के अंदर आपको अप्रूवल के लिए आपको एप्लीकेशन भेजनी है फॉर्म नंबर एडीटी 2 में। 60 डेज के अंदर अप्रूवल से आपको ईजीएम कॉल करनी है मेंबर्स की और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है। यह है सेक्शन 140 सब सेक्शन 1। रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर के बारे में क्या बोलोगे दोस्तों? रेजिग्नेशन के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? रेजिग्नेशन जो है ऑडिटर कर सकता है, बिल्कुल सर। फॉर्म नंबर बोलो एडीटी 3। ऑडिटर हु हैज रिजाइन्ड फ्रॉम द कंपनी हैज टू फाइल अ स्टेटमेंट अंडर फॉर्म नंबर एडीटी 3। बोले भैया, है ना? तो सुधांशु जी 140 हमने शुरू किया वापस से। सेक्शन 140 में हमने पढ़ा सबसे पहले कि कैसे सब सेक्शन 1 में कैसे ऑडिटर को रिमूव किया जा सकता है। रिमूवल का प्रोसीजर शुरू कौन करेगा सर? बीओडी एप्लीकेशन भेजेगा एडीटी 2 में। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। इनकी प्रायर अप्रूवल के बिना आप हटा ही नहीं सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल आने के 60 डेज के अंदर आपको कॉल करनी है ईजीएम, जहां पर मेंबर्स इसको स्पेशल रिजोल्यूशन से अप्रूव करेंगे, एसआर पास करेंगे। फॉर्म नंबर एडीटी 2 आपको फाइल करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो ही रिमूवल होगा। और रिमूवल से पहले अपॉर्चुनिटी एक देना जरूरी है ऑडिटर को, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। और किस ऑडिटर को हम रिमूव करने की बात कर रहे हैं सर? जिसका अपॉइंटमेंट आपने किया था सेक्शन 139 में। बोलिए मालिक। नेक्स्ट सब सेक्शन 2 जिसमें ऑडिटर क्या कर रहा है दोस्तों? रिजाइन करते समय का फॉर्म फाइल करना है, एक स्टेटमेंट फाइल करना है। फाइल है स्टेटमेंट। फॉर्म नंबर बोलो सर एडीटी 3, ऑडिटर 3, है ना? रीजंस बताना पड़ेंगे। यस सर, बिल्कुल। जाते जाते अपने को ये थोड़ी ना बोलना बस मैं जा रहा हूं, है ना? बोलो, दुआओं में याद रखना, ऐसा नहीं बोलना है। रीजंस बताना है आपको, साइटिंग द रीजंस। और जाते जाते दो लोगों को जरूर इन्फॉर्म करना भैया, गवर्नमेंट कंपनी और अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में किस किस को इन्फॉर्म करोगे सर? एक तो बोर्ड तो है ही दोनों ही जगह। गवर्नमेंट कंपनी में हम C&AG भी बोल सकते हैं, साथ ही साथ आरओसी को भी इन्फॉर्म करना रहेगा। यस, बोलिए मालिक। हाँ है ना? बोलिए दोस्तों। ये दोनों तीनों चीजें हमको एक साथ करनी रहेगी। अगर हम ऑडिटर को डिजाइन करने का पावर दे रहे हैं तो उससे कुछ ड्यूटीज भी फुलफिल करवा रहे हैं। बोलिए यस और नो। फॉर्म नंबर एडीटी 3 एज पर रूल्स हम फाइल कर देंगे विद इन 30 डेज। विद इन 30 डेज। बोलिए मालिक। करेक्ट संजना? यस सुधांशु? ओके, विद इन 30 डेज आप ये फाइल करना। रूल नंबर चाहो तो लिख लो अगर याद रख सको तो। रूल नंबर 8 ऑफ कार कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिट एंड ऑडिट रूल्स 2014। कार ध्यान रखना। अगर आप ये सारे रीजंस बता देते हो, सारे फैक्ट्स बता देते हो, ये फैक्ट्स आपको फाइल करने हैं आरओसी को भी। तो ध्यान रखिएगा दो तीन बातें। C&AG को बता देना, कंपनी को बता देना। C&AG लिखा हमने, बोर्ड नहीं लिखना हो तो यहाँ क्या लिखोगे? टू द कंपनी एंड आरओसी, तो दोनों ही जगह है। अगर आपने 140 सब सेक्शन 2 में ये इंफॉर्मेशन जो आपको देनी चाहिए थी, या आपने इंफॉर्मेशन नहीं दी रेजिग्नेशन की, किसको? आरओसी को, तो क्या होगा? सब सेक्शन 3 बोलता है 140 सब सेक्शन 3 की आपके ऊपर लगेगी पेनल्टी अगर आपने 140 सब सेक्शन 2 कंप्लाई नहीं किया तो। अब ध्यान से सुनना, पेनल्टी क्या थी सर? पेनल्टी थी 50,000 रुपीज और ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन। और ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन, ये ध्यान रखिएगा, विच एवर इज लेस, इन दोनों में से जो भी कम हो। सपोज ऑडिटर रेम्यूनरेशन 30,000 है तो लेस क्या है? 30,000। और अगर आप कंटिन्यूइंग फेलियर करते हो, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यहां थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं सेंटेंस को मेरे। कंटिन्यूइंग फेलियर अगर आप करते हो तो डेली बेसिस पे आपको 500 रुपीज के हिसाब से देना पड़ेगा।
इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग फेलियर, ध्यान से सुनिएगा आप सभी, इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग फेलियर विद अ फर्दर पेनल्टी ऑफ ₹500 फॉर ईच डे, हर एक दिन, रोज के लिए। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, एक डाटा यहां पर पहले हुआ करता था कि मैक्सिमम आप 5 लाख तक की पेनल्टी लगा सकते हो, ऐसे 500 रुपए करके। ध्यान रखिएगा ये अब आपको 500 करके 5 लाख की जगह 2 लाख लिख के आना है। ध्यान रख लीजिएगा, इसको चेंज कर लीजिएगा, दिमाग में बिठा लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार हम 5 लाख का ही डाटा यूज करते हैं क्वेश्चंस में, इसीलिए 2 लाख रुपीज का डाटा ध्यान रखना। तो इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग फेलियर, सेंटेंस बनाओ, इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग फेलियर विद अ फर्दर पेनल्टी ऑफ ₹500 फॉर ईच डे टिल द फेलियर कंटिन्यूज, ये ध्यान रखना। सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ रुपीज व्हाट, ₹2 लाख एक्स पर सेक्शन 140 सबसेक्शन 3। तो ये 5 लाख भैया काट के ठीक करना, 2 लाख। 5 लाख का अगर दिमाग में डाटा हो, एक बार नोट्स में भी देख लेना, 5 लाख का डाटा हो 2 लाख करना, ये जरा सा चेंज। 500 रुपए पर डे के हिसाब से आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये लैंग्वेज लिखा ना बस, इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग फेलियर लिखे, इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग फेलियर क्या बोलोगे, इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग फेलियर ₹500 फॉर ईच डे ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यूज सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ ₹2 लाख। ये था सबसेक्शन 3, ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है मालिक सबसेक्शन के बाद जो आता है वो 4 आता है, ये ध्यान रखना, सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 बोलता है, और अपने पास एक और सेक्शन है जिसमें सबसेक्शन 5 भी है, स्पेशल नोटिस वाला। सबसेक्शन 4 आपका स्पेशल नोटिस की बात करता है, जिसमें आप ऑडिटर को क्या कर रहे हो, सर रिमूव करना चाह रहे हो अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, तो प्रोसीजर लगेगा सबसेक्शन 4 का। इसमें खास बात क्या है, खास बात इतनी सी है कि स्पेशल नोटिस रिसीव होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात है। ये प्रोसीजरल है पूरा आंसर, इसलिए मैं इसकी थ्योरी जैसा बता देता हूँ। पहला स्टेप स्पेशल नोटिस, एक आपके पास कंपनी के पास स्पेशल नोटिस आना चाहिए, दैट इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड एट एन एजीएम अपॉइंटिंग समवन एल्स, एक्स की जगह वाई को लाना चाहते हो, अपॉइंटिंग अ पर्सन अदर देन द रिटायरिंग ऑडिटर, ये वर्ड आपको यूज करना है, या एक्सप्रेसली प्रोवाइडिंग दैट रिटायरिंग ऑडिटर शुड नॉट बी रीअपॉइंटेड। सेक्शन 139(9) की ये लैंग्वेज थी जो सेक्शन 140 सब सेक्शन 4 में उन्होंने यूज की। इसके अलावा क्या लिखोगे, जैसे ही नोटिस आएगा उसकी एक कॉपी किसको भेज देना, सर रिटायरिंग ऑडिटर को, ये दूसरी स्टेप। तीसरी स्टेप, नोटिस आ गया अगर इस रिजोल्यूशन को पास करने का, और रिटायरिंग ऑडिटर ने अगर एक रिप्रेजेंटेशन दिया तो रिप्रेजेंटेशन कंपनी को सेंड हो जाएगा। कंपनी उस रिप्रेजेंटेशन एलॉन्ग विथ नोटिस को सेंड कर देगी टू ऑल द मेंबर्स फॉर द पर्पस ऑफ एजीएम, ये ध्यान रखना, इसको सर्कुलेट करना रहेगा। ड्यूटीज ऑफ कंपनी में क्या, इन केस ये सर्कुलेट नहीं हो पाया, इन केस ये बहुत देर से आया, ऑडिटर का रिप्रेजेंटेशन लेट आया, तो आप उसको राइट दोगे, ये उसको रीड आउट कर सकता है एजीएम के अंदर, ध्यान रखना। एक तो फैक्ट बताना भैया कि रिटायरिंग ऑडिटर को रिमूव करने का प्रपोजल आया है, रिजोल्यूशन आया है, उस नोटिस को आपको मेंबर्स को सेंड करना है, गिवन टू मेंबर्स। कॉपी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन शुड बी गिवन टू एवरी मेंबर। तो दूसरी स्टेप क्या थी, सर नोटिस आ जाए, रिटायरिंग ऑडिटर को इन्फॉर्म करो, इंटीमेट करो, इसकी एक कॉपी भेज दो, ताकि वो उस पर क्या दे पाए, रिप्रेजेंटेशन इन अ रिटन मैनर नॉट एक्सीडिंग अ रीजनेबल लेंथ, ये वर्ड भी आप यूज कर सकते हो। थर्ड वन, सर्कुलेट करना कंपनी की ड्यूटी है, तो कंपनी की ड्यूटीज हमने अलग से लिख ली। और फैक्ट एस्टेब्लिश करो कि रिटायरिंग ऑडिटर के अगेंस्ट किसी ने रिजोल्यूशन दिया है, नोटिस दिया है, रिजोल्यूशन सारे मेंबर्स को सर्कुलेट हो जाए, रिप्रेजेंटेशन सारे मेंबर्स को सर्कुलेट हो जाए, अनलेस इट इज रिसीव्ड टू लेट, बहुत देर से आया हो तो छोड़ देना। तो ये प्रोसीजरल पार्ट है। अगर ये आप कॉपी नहीं भेज पाए हो, कोई बात नहीं, बहुत देर से आई किसी और रीजन से, तो क्या कर सकते हैं, ये रीड आउट किया जा सकता है, और रजिस्ट्रार को एक कॉपी फाइल करना जरूरी है उसके रिप्रेजेंटेशन की। बोलिए मालिक। तो ये था सेक्शन 140 सब सेक्शन 4 के साथ, यहां पर ये चीजें आपको कंप्लाई करनी पड़ेगी। बोलिए, यहां तक कोई डाउट? 141 2 3 4 देख लिया हमने, यहां तक कोई डाउट? बोलो बोलो मालिक, बोलिए। ये प्रोसीजर हो गया आपका कि जब कोई रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट नहीं करना है, 139(9) में पढ़ा था हमने, एक्सप्रेसली रिजोल्यूशन आ गया है तो। बोलिए भैया, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर, नॉर्मल लैंग्वेज में आप आराम से लिख सकते। एक नया पॉइंट और इसमें जुड़ा मालिक, एक नया पॉइंट और जुड़ा, यदि ऑडिटर ने अपने इस रिप्रेजेंटेशन को देने के राइट को गलत इस्तेमाल किया, इट मींस उसने अपने रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग का जो उसको राइट दिया है, ऑडिटर को अधिकार है वो रिप्रेजेंटेशन दे, एक आंसर बनाए कि भाई मुझे हटाने की ये जो बातें हो रही है ये गलत है, ही कैन सेंड अ रिप्रेजेंटेशन टू द कंपनी। लेकिन उसने क्या करा, उसने इस रिप्रेजेंटेशन को गलत तरीके से यूज किया, तो हम उसके राइट को कर्टेल कर देंगे। क्या कर देंगे? कर्टेलिंग द राइट, उसके राइट को रोको भैया। ये क्यों? अरे ऑडिटर को गुस्सा आ गया, ऑडिटर कुछ तो भी बातें लिख रहा अपने रिप्रेजेंटेशन में, कंपनी बोल रही है, ऐसा जवाब थोड़ी ना भेजना है मेंबर्स को, ये तो कुछ तो भी बातें लिख रहा, अजीब अजीब सी ऑडिटर, पगला गया ऑडिटर, कुछ तो भी बातें कर रहा। अगर आपने ये ट्रिब्यूनल को सेटिस्फाई कर दिया,
कंपनी या कोई एग्रीव्ड पार्टी जैसे कि मेंबर्स बोलते हैं ये क्या लिख रहा है ऑडिटर, ये जो राइट दिया गया इसको 140 सबसेक्शन 4 में, इस राइट को उसने एब्यूज किया है, गलत इस्तेमाल किया है, एब्यूज कर रहा है ऑडिटर, तो ये रिप्रेजेंटेशन की कॉपी मेंबर्स को नहीं भेजी जाएगी, ना ही उसको रीड आउट करने की परमिशन होगी। अभी बताया सार्थक भाई एग्जाम्पल लेके क्या करेंगे रिवीजन में, एग्जाम्पल क्या, ऑडिटर कुछ तो बातें कर रहा है, डायरेक्टर्स ढंग से काम नहीं करते, मेरे को क्यों हटा रहे हो, तो इस सेंटेंस का रिमूवल से क्या लेना देना उससे। तो कहने का मतलब ऑडिटर अगर अपने राइट का गलत इस्तेमाल करे, जो रिप्रेजेंटेशन का उसका राइट दिया वो फालतू बकवास कर रहा है, उसमें आंसर प्रॉपरली नहीं दे रहा, कुछ तो भी लिख रहा जिसमें किसी व्यक्ति को लग रहा, कंपनी को लग रहा कि हमारी रेपुटेशन हर्ट होगी, सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे, आप रोक दो, ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दो, ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करेगा, फिर अपने को क्या करना है इसमें, ट्रिब्यूनल देखेगा कि सचमुच क्या वो एब्यूज्ड बाय ऑडिटर है, अधिकार का गलत इस्तेमाल इज द एब्यूज्ड बाय द ऑडिटर। तो ये बात ध्यान रखना, एग्जाम्पल में आप बोल सकते हो आप गुडविल को हर्ट कर रहा हो कंपनी की या किसी मेंबर की, जिन लोगों ने कंप्लेंट की उनके अगेंस्ट कुछ तो भी बातें लिखना, एग्जाम्पल दिए, वैसे कोई सीए ऐसा करता नहीं इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल भी नहीं दे पा रहा। हाँ ये सीए की खास बात है, ये सीए ऐसा करेगा नहीं रिटर्न में कि कुछ तो भी बकवास करे, तो ही मालूम है कंपनी को लेटर जा रहा, फिर भी उन्होंने यहाँ राइट दिया कि अगर ऐसा हो जाए इन केस कभी कोई गलती से ऑडिटर ऐसा करे तो रोक देना उसको, ना तो सेंड होगा ना ही रीड आउट किया जाएगा, ये उसका राइट यहाँ के कर्टेल कर दिया गया। बोलिए मालिक, बोलिए दोस्तों, आया ना, क्लियर है, बोलिए क्लियर, ठीक है। चल तो 140 के 4 अलग अलग सबसेक्शंस आप ध्यान रखिएगा, मैं रिपीट करवा देता हूँ वापस से एक बार। पहले में हमने बोला ऑडिटर को रिमूव किया जा सकता है, फॉर्म नंबर ध्यान रखना, ADT 2 सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन 60 डेज, ADT 3 ऑडिटर का रेजिग्नेशन विथ रीजंस एंड फैक्ट्स, C&AG along with कंपनी एंड ROC को ये स्टेटमेंट फाइल करना है वरना पेनल्टी लगेगी 50,000 रुपए, और ऑडिटर्स रेम्युनरेशन विच एवर इज लेस, ये MCQ में आ सकता है। कंटिन्यूइंग फेलियर के केस में 500 रुपए फॉर ईच डे टिल द फेलियर कंटिन्यूज, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 लाख, ये बात जरूर 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 ध्यान रखना भाई, बहुत जरूरी है ध्यान रखना। ये हो गया 140 सबसेक्शन 3। 140 सबसेक्शन 4 का प्रोसीजर, कंपनी के पास स्पेशल नोटिस आया, स्पेशल नोटिस आया कि हम ऑडिटर को एक्सप्रेसली रिमूव करना चाहते हैं, एक्सप्रेसली रिमूव द ऑडिटर, रिटायरिंग ऑडिटर को, या पहला केस ये हो गया, दूसरा बोलो एक्सप्रेसली वो क्या बोल रहे हैं, अपॉइंट समवन एल्स, किसी और को अपॉइंट करने का हम प्रपोजल रखना चाहते हैं। ये स्पेशल नोटिस कंपनी को आया, कंपनी इस नोटिस को किसको पहुंचा देगी, कंपनी इस नोटिस को दे देगी टू द रिटायरिंग ऑडिटर। रिटायरिंग ऑडिटर का राइट बोलो सर, रिटायरिंग ऑडिटर का राइट टू गिव रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, एक रिप्रेजेंटेशन दे सकता है इन राइटिंग नॉट एक्सीडिंग अ रीजनेबल लेंथ, किसको सर, सबमिट कर देगा टू द कंपनी। कंपनी की ड्यूटी बोलो सर, कंपनी की 2 ड्यूटी, पहला ड्यूटी सर्कुलेट द नोटिस कि रिटायरिंग ऑडिटर को अपन क्या करना चाह रहे हैं, रिमूव द ऑडिटर, ये सर्कुलेट करो। दूसरा सेंड द रिप्रेजेंटेशन, बोलो भैया सेंड द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, इफ नॉट रिसीव्ड टू लेट मंसी लिख देना, ये दोनों किसको सर्कुलेट करना है, टू द मेंबर्स, बोलो। इन केस अगला स्टेप, इन केस नॉट सेंड टू द मेंबर्स, किसी कारण से नहीं भेज पाए तो क्या करें सर, 2 बातें, पहला रीड आउट एट द मीटिंग का उसका राइट आ गया ऑडिटर का, रीड आउट एट द मीटिंग। दूसरा बोलो सर ROC को फाइल करना पड़ेगा ये स्टेटमेंट उसका, ये हो गया 140 सबसेक्शन 4। क्या ये राइट कर्टेल किया जा सकता है, यस सर, ये रेड वार्निंग है आपके लिए, ये रेड वार्निंग है कि हम किसी को भी ना भेजेंगे ना पढ़ने देंगे। बोलो नॉट सेंड, नॉट टू बी रीड आउट, नॉट टू सेंड टू द मैम, नॉट रिक्वायर्ड टू बी सेंड लिख लो, बोलो क्या बोलोगे। ट्रिब्यूनल अगर सेटिस्फाई हो जाए, ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई हो गया, क्या इसकी एप्लीकेशन पे 2 लोग हैं, या तो कंपनी या एनी अदर एग्रीव्ड पर्सन, बोलिए मालिक, एनी अदर एग्रीव्ड पर्सन, क्या सेटिस्फाई हो गया ट्रिब्यूनल कि ऑडिटर ने अपना राइट क्या किया है मालिक, एब्यूज किया है, तो 2 बातें ट्रिब्यूनल बोल सकता है, नो रिक्वायर्ड टू सेंड, नो रिक्वायरमेंट टू बी रीड आउट, ये दोनों ही राइट उससे छीन लिए जाएंगे ऑडिटर से। ये हो गया सेक्शन 140। 141 हम देख चुके हैं, 142 रेम्यूनरेशन हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट आता है छोटा छोटा सेक्शन, सबसे पहला देख रहे हैं हम 144, 143 रोका है मैंने, सबसे पहले देख रहे हैं हम 144, सर्विसेज के नाम, सर्विसेज के नाम मालिक, सेक्शन 144 में सर्विसेज के नाम बोलो कौन कौन सी सर्विसेज ऑडिटर प्रोवाइड नहीं कर सकता। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है ये 5 मार्क्स में कि 140 समझाओ, 144 समझाओ भैया। अब इसमें एक बात का ध्यान रखना 144 में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम मिस कर जाते हैं कई बार आंसर लिखते समय, ध्यान से देखना। 144 की 2 इंपॉर्टेंट लाइन जरूर यूज करना। अधिकतर स्टूडेंट ये सर्विसेज के नाम तो बिल्कुल लिख के आएंगे, उसमें कोई वादा नहीं है, लेकिन 2 तरह से हम लाइन को मिस करते हैं। पहला,
हमको बोलना रहता है कि ऑडिटर सिर्फ वही सर्विस देगा जो बोर्ड अप्रूव करेगा। क्या बोलना रहता है? हम वही सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे विच आर अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। बोलो फटाफट से, विच आर अप्रूव्ड बाय द बोर्ड, ये ध्यान रखना, या ऑडिट कमिटी। बट अपन क्या चाह रहे हैं? अपन चाह रहे हैं ऑडिटर ये सर्विसेज ना दे, तो दो तरह से रोकना, ऑडिटर को भी रोकना और बोर्ड को भी रोकना। तो ऑडिटर को बोल दिया ए तू ये सर्विसेज नहीं देगा रे, ओके नहीं देगा, लेकिन बोर्ड को भी रोको, बोर्ड से बोलो तुम ये सर्विसेज अप्रूव ही मत करना, तो ज्यादा अच्छा है। दोनों तरफ से आपने प्रोहिबिशंस लगा दी, इधर से ऑडिटर को, इधर से बोर्ड या ऑडिट कमेटी को। बोलो तो बोर्ड को क्या बोल रहे हैं, ये लाइन लिखना, बोर्ड शैल नॉट इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली, किसी भी मैनर में। बोलो किस किस को नहीं देगा? टू द कंपनी, टू इट्स होल्डिंग कंपनी एंड टू इट्स सब्सिडरी कंपनी। ध्यान रखना है सर्विसेज आप तीन जगह प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, टू द कंपनी, टू द होल्डिंग कंपनी एंड टू द सब्सिडरी कंपनी। सर्विसेज के नाम का शॉर्ट फॉर्म हमने बनाया था, पहली चार सर्विसेज का शॉर्ट फॉर्म हमने लिखा था एडा। फुल फॉर्म बोलो भैया एडा का। सबसे पहला अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विस, रिपीट करो मेरे साथ, पहला अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। आई इज फॉर इंटरनल ऑडिट, इंपॉर्टेंट सर्विस, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ सकता है इस पे। थर्ड वन, डी इज फॉर डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ए इज फॉर एक्चुरियल सर्विसेज, ए इज फॉर एक्चुरियल सर्विसेज, ये ध्यान रखना। अगला था इरमा, ये 5 का इरमा। बोलो आई इज फॉर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, अगेन आई इज फॉर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज। आर इज फॉर रेंडरिंग ऑफ सम आउटसोर्स्ड फाइनेंशियल सर्विसेज। एम इज फॉर मैनेजमेंट सर्विसेज एंड ए इज फॉर एनी अदर काइंड ऑफ सर्विसेज। बोले भैया बैंकिंग एडवाइजरी, 5 अलग अलग वर्ड, तो एडा और इरमा, ये 5 सर्विसेज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शुड नॉट बी प्रोवाइडेड आइदर टू द कंपनी, टू द होल्डिंग, टू द सब्सिडरी। ये 3 जगह पर आपको प्रोहिबिशन है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कितने में हम किस किस को इंडिविजुअल के लिए और किस किस को फर्म के लिए शामिल करते हैं। एक छोटा सा चेंज आईसीआई ने इसमें एक्चुअल सर्विसेज की लाइन बढ़ा कर दिया है, छोटी सी लाइन बढ़ा दी उन्होंने एक्चुअल सर्विसेज के लिए, ये वाली। मैं एक्चुअल सर्विसेज की वो लाइन आपको लिखवा देता हूँ, नोट करना चाहें तो करें। एक्चुअल सर्विसेज कवर्स ब्रॉडली, एक्चुअल सर्विसेज कवर्स ब्रॉडली, नोट करें, एक्चुअल सर्विसेज कवर्स ब्रॉडली सर्विसेज रिलेटिंग टू, सर्विसेज रिलेटिंग टू, नोट कर लें इसको जरा सी, एक लाइन है, कभी पूछ ले वो 1 नंबर में एमसीक्यू वगैरह, क्योंकि एड ऑन किया उन्होंने पैरा, जरा सा छोटा सा 2 लाइन का। बोलो एक्चुअल सर्विसेज के बारे में उन्होंने समझा, इट रिलेट्स टू सर्विसेज ऑफ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन ऑफ, बोलो मालिक, ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ, इवैल्यूएशन ऑफ, नोट करो नेक्स्ट, इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंपैक्ट, फाइनेंशियल इंपैक्ट, इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंपैक्ट। तो एक्चुअल सर्विसेज के बारे में उन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, जो फाइनेंशियल इंपैक्ट चेक करें ऐसा व्यक्ति एक्चुअल कहलाएगा। किस चीज का फाइनेंशियल इंपैक्ट? ऑफ रिस्क, फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑफ रिस्क, नोट कर लो जरा सा, ऑफ रिस्क। यूजिंग, क्या करना है उसको? मैथमेटिकली, यूजिंग रेंज ऑफ, वेरियस रेंज ऑफ मैथमेटिकल एंड स्टेट्स मेथड्स, मैथ्स एंड स्टेट्स मेथड्स, स्टेटिस्टिकल कर लेना इसको, मैथमेटिकल एंड स्टेटिस्टिकल पूरा लिख लो, चलो मैथमेटिकल एंड स्टेटिस्टिकल, मैथमेटिकल एंड स्टेटिस्टिकल मेथड्स। छोटा सा ये लाइन कभी 1 नंबर के ट्रू फॉल्स में या एमसीक्यू में आ जाए, इतनी सी लाइन अपने को यहाँ लिख के आनी है, करेक्ट माधव। ये हो गया अपना 144। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को एग्जाम में लिख के मत आना, जब तक कि मार्क्स बहुत ज्यादा ना हो, 4 मार्क्स का हो तो यहाँ तक भी लिख के रोक लो, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिविजुअल में बोलो एक बार, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली में, इंडिविजुअल में वो खुद आएगा, उसका रिलेटिव, उससे कनेक्टेड या एसोसिएटेड कोई व्यक्ति, कोई भी एंटिटी जहाँ उसका इन्फ्लुएंस या कंट्रोल है, वो भी सिग्निफिकेंट, या सेम ट्रेड नेम या ब्रांड नेम के साथ काम करे। फर्म के केस में फर्म खुद, एलएलपी खुद के पार्टनर्स, पेरेंट, सब्सिडरी और एसोसिएट, जहां उनका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या कंट्रोल है पार्टनर्स का, वो भी सर्विस देंगे, तो आप प्रोहिबिट करना। और 144 को किससे जोड़ोगे मालिक? 141 आई से। यहाँ पे लिखा था कि अगर 144 की सर्विसेज प्रोवाइड की तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। बोलो भैया, ध्यान रखना ये बात कि 144 का रिलेशन किससे जोड़ना है? 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज आई, लिख लो चाहो तो, रिलेट इट टू सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज आई। तो कंपनी, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी को अगर आपने 144 की कोई भी सर्विसेज दी तो आप क्या हो जाओगे? आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो ये हो गया 144 खत्म।
145 ऑडिटर को राइट देता है मालिक, राइट टू साइन, तो साइन किससे करवाएंगे, आर्टिकल या एम्प्लॉय से, कि ऑडिटर मतलब सीए करेगा। ध्यान रखना, पर्सन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, क्या वर्ड यूज किया उन्होंने, पर्सन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर शाल साइन, शाल वर्ड यूज करना, व्हील मत करना भैया, छोटी छोटी सी मिस्टेक्स पे आंसर गलत होते हैं हमारे। शाल साइन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, और साथ ही साथ साइन और सर्टिफाई एनी अदर डॉक्यूमेंट, जो भी कंपनी का हो वो भी आपको साइन या सर्टिफाई करना ही है। बोलो भैया, फटाफट से बोलो, हाँ है ना। तो अपने को बहुत सिंपल सिंपल वर्ड यूज करना है, यही उसका राइट भी है, यही उसकी ड्यूटी भी है कि उसी की ड्यूटी है वो साइन भी करे। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 145 बहुत क्लियरली क्या राइट दे रहा है, सेक्शन 145 बहुत क्लियरली बोल रहा है द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी शैल साइन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। बोलो भैया, साथ ही साथ साइन और सर्टिफाई, कोई और चीज कौन से सर, एनी अदर डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी जो रिक्वायर्ड वो भी आपको ही साइन करने। बोलिए मालिक, है ना। सर्टिफाई एनी अदर डॉक्यूमेंट, ये भी हमारा हो गया। साथ ही साथ आप ध्यान रखना, ये जो भी आप राइट वगैरह साइन कर रहे हो, इसी में दूसरा पॉइंट आता है कि आपको क्वालिफिकेशंस, ऑब्जर्वेशंस और कमेंट्स जो देने ना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पे, विच हैव एन एडवर्स इफेक्ट, विच हैव एन एडवर्स इफेक्ट, ये वर्ड यूज करे उन्होंने, इट शुड बी मेंशन्ड, इट शुड बी मेंशन्ड, ध्यान रखना। इसका रिलेशन किससे जोड़ोगे सर, इसका रिलेशन हम जोड़ सकते हैं साइनिंग का 141 सबसेक्शन 2 से। याद करो वहां साफ साफ लिखा था, इन केस ऑफ फर्म और एलएलपी ओनली अ पार्टनर हु इज द चार्टर्ड अकाउंटेंट शैल साइन द रिपोर्ट। इसका भी आप रिलेशन 141 सबसेक्शन 2 से जोड़ सकते हो। करेक्ट आर्ची, करेक्ट अदिति, यस माधव, एंगेजमेंट पार्टनर ही साइन करेगा अगर फर्म की बात करें तो। करेक्ट, बोलो भैया, बिल्कुल करेक्ट, है ना। तो 145 में आपको दो तीन बातें समझानी, पहला शैल साइन द रिपोर्ट, ये पहला समझा। दूसरा क्वालिफिकेशंस, ऑब्जर्वेशन और कमेंट्स पे आपको लिख के आना है, क्वालिफिकेशंस, ऑब्जर्वेशन एंड कमेंट्स ऑन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विच हैव एन एडवर्स इफेक्ट, विच हैव एन एडवर्स इफेक्ट, ये जरूर लिख के आना। शुड बी मेंशन्ड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये भी लिखना। और तीसरा राइट, इट शुड बी रीड आउट, इट शुड बी रीड आउट बिफोर द जनरल मीटिंग एंड शैल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन, ये दोनों लिख के आना भैया। शुड बी रीड आउट इन जनरल मीटिंग, ये जरूर 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 लिखना। बोलो भैया, शैल बी रीड आउट, ये जरूर लिखना। तो क्वालिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन और कमेंट्स के बारे में लिखना QOC। तो तीन अलग अलग पार्ट हो गए भैया 145 का, पहला साइनिंग, दूसरा एडवर्स इफेक्ट, तीसरा रीड आउट। ये तीन अलग अलग पार्ट आपको 145 में लिख के आना है। बोलिए, क्लियर है। नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास जो है वो है सेक्शन 146। सेक्शन 146 ड्यूटी भी है, राइट भी है, दोनों ही है। जैसे ये भी ड्यूटी है, राइट है। 146 बोलता है ऑडिटर का राइट है क्या वो मीटिंग अटेंड करे, ऑडिटर की ड्यूटी है क्या वो मीटिंग अटेंड करे ही सही। बहुत छोटा सा सेक्शन, बहुत छोटा सा। पहला 146 का पहला पार्ट, ऑल द नोटिसेज शुड बी सेंड टू हुम, शुड बी सेंड टू द ऑडिटर। जितनी भी जनरल मीटिंग हो रही है उनके नोटिस किसको जाएंगे, बोलो भैया, सारे नोटिस जाएंगे किसको, टू द ऑडिटर। ऑडिटर की ड्यूटी क्या, ही शाल वर्ड यूज करना। अटेंड एनी जनरल मीटिंग, एनी लिखा हुआ है, आइदर बाय हिमसेल्फ, या तो खुद जाए, या थ्रू हिज अथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। वो अथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव कैसा होना चाहिए, हु शाल आल्सो बी क्वालिफाइड टू बी एन ऑडिटर, ये वर्ड ध्यान रखना भैया। थ्रू हिज अथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव जब भी लिखो तो आगे वर्ड जरूर लगाना, who shall also be qualified to be appointed as an auditor, who shall also be qualified to be appointed as an auditor, and all the notices and other communications relating to general meeting, उसके पास पहुंचेंगे तभी तो अटेंड करेगा। तो सेंटेंस की शुरुआत हो सकती है, he has the right to receive all the notices and other communications, इससे related to general meeting, जो किसको जाते हैं, which members are entitled to receive, का राइट है वो सारे मैटर्स, वो सारे कम्युनिकेशन, वो सारे नोटिसेज जो मेंबर को जाते हैं मुझे भी मिलने चाहिए, सो दैट आई कैन अटेंड एनी जनरल मीटिंग। बोलिए भैया, है ना। अब इसमें एक छोटा सा आप पॉइंट और एड ऑन करते हो। अब हमेशा ध्यान रखना, एक वर्ड याद रखना कि अनलेस अदरवाइज एग्जम्प्टेड बाय द कंपनी, ये वर्ड जरूर ध्यान रखना, अनलेस अदरवाइज एग्जम्प्टेड, जब तक कि एग्जम्पशन ना हो किसी केस में, अनलेस अदरवाइज एग्जम्प्ट, है ना, ये वर्ड जरूर 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 ध्यान रखना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, शैल अटेंड एनी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी अनलेस अदरवाइज एग्जम्प्टेड, ये वर्ड जरूर लिख लेना, अनलेस अदरवाइज एग्जम्प्टेड। ये लिख पाओ तो बढ़िया रहेगा एग्जाम में, वरना अपन डायरेक्ट तो लिख ही रहे हैं कि आइदर हिमसेल्फ और थ्रू सम अथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हु शैल आल्सो बी क्वालिफाइड टू बी एन ऑडिटर, he has the right to receive all the notices and other communication of any general meeting which members are entitled to receive, ये वर्ड भी आप लिख सकते, which members are entitled to receive should be forwarded to him, ये वर्ड ध्यान रखना। राइट टू रिसीव नहीं लिखना हो तो लिखना राइट टू बी फॉरवर्डेड, राइट टू बी फॉरवर्डेड, ये सिंपल लैंग्वेज होगी। एक आध अच्छा वर्ड लेना हो तो फॉरवर्डेड। तीसरा उसकी राइट है, ही शुड बी हर्ड, ही हैज द राइट टू बी हर्ड, ही हैज द राइट टू बी हर्ड, ध्यान रखना, he shall have a right to be heard at the meeting on any part of the business,
जो उससे कंसर्न करता है, उससे रिलेट करता है, हिम एज ऑडिटर। हाँ, ऑडिटर भी फालतू के बीच में कूदेगा तो है नहीं, फटे में टांग अड़ाना नहीं है, बकवास करने का नहीं है। आप ऑडिटर हो, ऑडिटर की तरह बिहेव करोगे तो क्या बोलोगे? आई शुड हैव अ राइट टू बी हर्ड। राइट टू स्पीक नहीं बोला था मैंने, क्लास में समझाया था, दोनों वर्ड्स में अंतर है, राइट टू स्पीक, राइट टू बी हर्ड। हमको एग्जाम में क्या लिखने का है? राइट टू बी हर्ड इन एनी जनरल मीटिंग इन एनी पार्ट ऑफ द बिजनेस विच कंसर्न हिम एज एन ऑडिटर। ये ध्यान रखना, जिसमें मैं इन्वॉल्व हूं एज एन ऑडिटर, उस पर जरूर सुनना। तो 3 बातें बोलो भैया। ऑल द नोटिसेज एंड कम्युनिकेशंस टू ऑफ एनी जनरल मीटिंग shall be forwarded to the auditor, and the auditor shall, unless otherwise exempted, attend himself or through an authorized representative who shall be equally qualified to be an auditor। अटेंड करने का उसका राइट है। अब क्वेश्चन आ जाए कि उसकी ड्यूटी है कि वो हर मीटिंग अटेंड करे, तो ये अनलेस अदरवाइज एग्जाम से समझा। क्वेश्चन आ जाए कि डायरेक्टर्स बोल रहे हैं कि इसको हम मीटिंग का नोटिस नहीं भेजेंगे, इसको क्या जरूरत है मीटिंग अटेंड करने की, तो हम आंसर में लिखेंगे नहीं, उसका राइट है, ये उसका राइट है कि वो मीटिंग अटेंड करे, ये उसका अधिकार है। अगर क्वेश्चन आता है डायरेक्टर्स बोल रहे हैं इसको क्या जरूरत है हर मीटिंग में बुलाने की, नहीं भेजना नोटिस, तो हम बोलेंगे नहीं भैया, ऑल द नोटिसेज एंड कम्युनिकेशन रिलेटिंग टू एनी जनरल मीटिंग शुड बी फॉरवर्डेड टू द ऑडिटर, एंड द ऑडिटर की ड्यूटी बना दी, शाल बी आइदर हिमसेल्फ और थ्रू रिप्रेजेंटेटिव, वो अटेंड कर ही लेगा, ऐसा हम लिखेंगे। ध्यान रखना, तो पहला उसको नोटिसेज जाने चाहिए, दूसरा वो मीटिंग अटेंड करेगा, तीसरा राइट टू बी हर्ड related to any part of the business which concerns him as an audit। तो आखिरी लाइन पे फोकस करना, ये लिखने में आपको दिक्कत जाती है तो थोड़ा सा याद कर लेना। ये था सेक्शन नंबर 146। अब आते हैं अपने एक बड़े सेक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले मेरा एक पसंदीदा क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार रिपीट होता है, वो है राइट ऑफ लीन। बोलो कौन सा क्वेश्चन है? राइट ऑफ लीन। राइट ऑफ लीन जो है अलग से आता है, दिस इज नॉट द राइट गिवन बाय द कंपनीज एक्ट। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत लोग मिस कर जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। राइट ऑफ लीन का आंसर जो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स के कंडीशंस के अनुसार है। हम ये कंपनीज एक्ट 2013 नहीं लिख रहे, जब तक कि एग्जाम ना कर दिया जाए। अदिति, कंपनी अगर एग्जाम कर देगी, मुद्दा आपका है ही नहीं, एज एन ऑडिटर आप इस जनरल मीटिंग को अटेंड करो ही मत, देयर इज नो सच मैटर कंसर्न विद द ऑडिटर, देन इट विल बी एग्जाम्प्टेड। आईसीएआई नहीं, आईसीआई नहीं सर, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स ने एक सिमिलर पोजीशन दी थी राइट ऑफ लीन की। जैसे हम सोगा में पढ़ते थे कि एक सेलर को राइट ऑफ लीन होता है गुड्स के ऊपर, ऐसे ही एज एन ऑडिटर मुझे राइट ऑफ लीन दिया गया ऑन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन द डॉक्यूमेंट्स विच आर पजेस्ड बाय मी। ये किसके हैं सर? क्लाइंट के हैं। सर मैं राइट ऑफ लीन को इस्तेमाल करूंगा, जैसे गुड्स को रोकता है एक सेलर, अगर उसको पैसे नहीं मिले तो, याद आया क्या सोगा? राइट ऑफ सेलर, अनपेड सेलर, सर उसको पैसे नहीं मिले हो तो वो गुड्स रोक सकता है, वैसे हमको पैसे नहीं मिले हो, हमको हमारा रेम्यूनरेशन फीस ना मिला हो, तो हम भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रोक सकते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? ध्यान से देखो, आंसर बहुत बेहतरीन है, 4 मार्क्स में कई बार आया है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट, एक बार पढ़ के जरूर जाना। ऑडिटर कैन एक्साइज लीन ऑन बुक्स, किस पे बोल रहे हैं भैया? बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स, ऑन बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स जो किसके हैं? प्लेस्ड एट हिज पोजीशन, जो उसके पास पड़े हुए हैं, बाय द क्लाइंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फीस। अच्छा, मैं ऑलरेडी वर्क परफॉर्म कर चुका हूं, यस, लेकिन मुझे क्या नहीं मिली सर? फीस नहीं मिली, तो मैं किसको रोक सकता हूं? किसके ऊपर लीन ऑब्जर्व कर सकता हूं, एक्सरसाइज कर सकता हूं? ऑन द बुक्स एंड डॉक्यूमेंट, ऑन द बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स विच आर विथ माय पोजीशन, जो मेरे पास हैं। बोलिए दोस्तों, क्या लॉजिक समझ में आया? अब इसके लिए 4 कंडीशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसी क्लाइंट के होने चाहिए जिससे हमको फीस लेना है, हु ओव्स द मनी। ऐसा तो नहीं करोगे ना, फीस एक्स लिमिटेड से लेनी है, वाई लिमिटेड की बुक्स रोक के बैठ गए, गलत हो जाएगा। दूसरा, ही कैन रिटेन द डॉक्यूमेंट ओनली इफ ही हैज डन द वर्क। ऑब्वियसली आपने काम ही खत्म नहीं किया, आपने जो असाइनमेंट था वो पूरा ही नहीं किया, तो फिर आप रोकने का अधिकार भी नहीं रखते। ये दूसरी कंडीशन। थर्ड वन, इट कैन बी रिटेन्ड विच आर कनेक्टेड विद द वर्क, जिसके ऊपर फीस का पेमेंट नहीं हुआ। अब वही बुक्स ऑफ अकाउंट रोकोगे, वही डॉक्यूमेंट्स रोकना जिस पे आप एक तो वर्क कर चुके हो, और जिन पे वर्क किया उसी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट रोकना जिनकी फीस आना बाकी। कहने का मतलब, अब उन डॉक्यूमेंट्स को मत रोकना जिस पे आपकी फीस ऑलरेडी पेड हो गई है। एंड फोर्थ कंडीशन इज, ये जो आपके पास बुक्स ऑफ अकाउंट और डॉक्यूमेंट पोजीशन में आए थे, ये विद द अथॉरिटी आए थे कि आप रात में चोरी करने के लिए क्लाइंट के ऑफिस में घुसे, वहां से सारी बुक्स ऑफ अकाउंट उठा के ले आए? नहीं नहीं सर, विद द अथॉरिटी ऑफ द क्लाइंट मेरे पास आए थे। तो 4 मेन वर्ड बोलो। पहला, डॉक्यूमेंट उसी क्लाइंट को बिलोंग करते हैं जिससे हमको पैसा लेना, इंग्लिश वर्ड हु ओव्स द मनी। दूसरा, मेरे पास आए थे डॉक्यूमेंट्स पोजीशन में विद द अथॉरिटी ऑफ द क्लाइंट। थर्ड वन, आई हैव डन द वर्क ऑन दोज डॉक्यूमेंट्स, तो ही मैं रिटेन करूंगा। और फोर्थ वन,
जिन पे हम वर्क कर चुके हैं उन्हीं की फीस पेंडिंग है तो मैं रिटेन कर। ये बात इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स का राइट ऑफ लीन में ये 4 कंडीशन आप जरूर लिख के आना। 4 मेन वर्ड हूं ओव्स द मनी, पोजीशन विद द अथॉरिटी, वर्क ऑलरेडी डन एंड फीस नॉट पेड। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फीस हम ये राइट ऑफ लीन यूज कर सकते हैं। छोटा सा आंसर 4 मार्क्स में जरूर जरूर लिख के आना। नेक्स्ट, अब हम बढ़ते हैं सेक्शन 143 की तरफ। सेक्शन 143 में सब सेक्शन 1 सब सेक्शन 3 रिपोर्टिंग मांग रहे हैं कुछ मैटर्स पे। यहां पे वर्ड यूज किया स्टेट, यहां पे कंपलसरी नहीं है, यहां पे कंपलसरी है। यहां कोई नेगेटिव ओपिनियन हो तो ही बताना, यहाँ नेगेटिव ओपिनियन हो या पॉजिटिव ओपिनियन हो, आपको मैटर्स तो रिपोर्ट करनी है। ये दोनों बातों में अंतर है 141 और सबसेक्शन 143 में। 143(1) बोलता है कि आपको इन मैटर्स पे रिपोर्ट करना है, पर रिपोर्टिंग कब करना है? इफ देयर इज समथिंग नेगेटिव देन ओनली यू हैव टू रिपोर्ट, अदरवाइज यू जस्ट हैव टू चेक इट। लेकिन 143(3) बोलता है यू हैव टू स्टेट द मैटर इन योर रिपोर्ट। स्टेट मतलब चाहे पॉजिटिव हो मुद्दा मैटर या नेगेटिव हो, आपको लिखना तो है ही। बोलिए, एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन 143 का वो है सबसेक्शन 8 और सबसेक्शन 9 जो बोलता है एसएस फॉलो करो। सबसेक्शन 8 बोलता है ब्रांच का भी ऑडिट होगा, तो ब्रांच ऑडिटर की रिपोर्ट आनी चाहिए अपने पास। तो सबसे पहले अपन ये 4 इंपॉर्टेंट सेक्शंस देखना शुरू करते हैं मालिक। सबसे पहला 143 सबसेक्शन 1 के साथ शुरू करते हैं। 6 अलग अलग मुद्दे जो आपको डायरेक्ट थ्योरी में आ सकते हैं, जिनको आपको लिखना है। देखिए, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर, एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। एक आ सकता है व्हाट आर द मैटर्स टू बी इंक्वायर्ड। मैंने बोला था ना, लिखना नहीं है, इंक्वायरी करना है पहले। रिपोर्टिंग तभी होगी जब आपको कोई नेगेटिव कमेंट मिले। ऐसा किसने बोला? आईसीआई की गाइडलाइन में बोला गया। भैया देखिए 143 सबसेक्शन 1 में ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट, आपको रिपोर्टिंग नहीं करने का है। 143(1) आईसीआई की रिसर्च कमेटी क्लियरली बोल रही है नॉट रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट अंडर सबसेक्शन 1 अनलेस। इन 6 मुद्दों पर, इन 6 मैटर्स पर तब तक रिपोर्ट मत करना जब तक कि आपके पास कोई स्पेशल कमेंट्स ना हो रिलेटेड टू मैटर्स रेफर्ड देयरइन। तो सर वो 6 मुद्दों की बात करते हैं। सबसे पहला मैटर हमारे पास जो है वो है लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय द कंपनी के ऊपर कमेंट करना है। जो भी लोन्स और एडवांसेस कंपनी ने दिए हैं कि लिए हैं, सर दिए हैं, मेड बाय लिखा है, क्या वो ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी हैं? यस। तो क्या वो प्रॉपरली सिक्योर्ड हैं? और क्या उनकी टर्म्स जिन पर ये दिया गया है लोन आर नॉट प्रिजुडिशियल और प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी? तो 3 मेन वर्ड सर, पहला मेड बाय द कंपनी, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, थर्ड वन प्रॉपरली सिक्योर्ड, टर्म्स नॉट प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। बोलिए मालिक, क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? बोले फटाफट। 143 सबसेक्शन 1 जिसमें हमको ये बातें बतानी है कि क्या क्या मैटर्स हमको रिपोर्टिंग में लेना है। बोलिए भैया फटाफट से, इज इट क्लियर? बोलो, इज इट क्लियर? कमेंट करें मालिक। 143(1) में कुछ मैटर्स को हमको रिपोर्टिंग में लेना है। और क्या राइट दिया गया 143(1) में? ड्यूटी के साथ एक राइट भी है। यू हैव द राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर्स, जो कहां पर है, या तो रजिस्टर्ड ऑफिस पर या किसी और जगह पर। तो ये हमारा राइट भी दिया उन्होंने हमको। 143 सबसेक्शन 1 राइट भी देता है मालिक। बोलो फटाफट से क्या है? करेक्ट श्रुति, करेक्ट अदिति, यस सूरत। बोलो फटाफट से 143(1) पहला अधिकार अगर एमसीक्यू में आ जाए तो ऑडिटर को कहां से राइट मिला? टू एक्सेस टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर्स। सर ये सब अपने को मिला कंपनी एक्ट के 143 सबसेक्शन 1 से। और साथ ही साथ क्या हमको इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन लेंगे? यस। तो क्या कंपनी हमको इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन देगी? ऑफिसर बोल रहे हैं हम तो नहीं देंगे, हम बोलेंगे ओ भाई सेक्शन 143(1) बोलता है वी आर एंटाइटल्ड टू इंक्वायर, वी आर एंटाइटल्ड टू इंक्वायर और टू रिक्वायर इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, जो मेरी ड्यूटीज के लिए जरूरी है। तो ध्यान रखना, 2 पावर। पहला राइट ऑफ एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट एंड वाउचर्स वेदर केप्ट एट रजिस्टर्ड ऑफिस और एनी अदर प्लेस, and second one entitled to require from the officer such information explanation as I consider necessary for the purpose of my duties। ये वो देंगे ही देंगे। और साथ ही साथ मैं क्लॉज सब क्लॉज A to F का मैं ये कमेंट करूंगा कि क्लॉजेस A to F की मैं रिपोर्टिंग करूंगा। 143 सबसेक्शन 1 क्लॉजेस का हम रिपोर्टिंग करेंगे, सब क्लॉजेस की हम रिपोर्टिंग करेंगे A to F की। पहला क्वेश्चन था लोन्स और एडवांसेस, तो 3 बातें आ गई मालिक, देख लो। सबसेक्शन 1 जो है 143 का वो अपने को 3 बातें बोलता है। 143 सबसेक्शन 1 3 बातें। सबसे पहला हमको एक राइट मिला, राइट टू एक्सेस। राइट टू एक्सेस 2 बातें, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर्स केप्ट एट रजिस्टर्ड ऑफिस और एनी अदर प्लेस, तो हमको ये राइट मिल गया। दूसरा राइट बोलो सर, राइट टू
राइट टू रिक्वायर, क्या क्या मांग सकते हो बोलो सर। हम इंफॉर्मेशन, इन्फो और एक्सप्लेनेशंस मांग सकते हैं, किससे? फ्रॉम द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी। कौन से वाले? सच एज में बी रिक्वायर्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ माई ड्यूटीज। थर्ड, सर आपको ए से लेकर एफ तक के क्वेश्चंस की इंक्वायरी करनी है, तो रिपोर्टिंग नहीं करनी है क्या? आईसीआई की रिसर्च कमेटी बोलती है रिपोर्टिंग तभी करना व्हेन यू हैव सम स्पेशल कमेंट्स टू बी रेफर्ड, स्पेसिफिक कमेंट्स, स्पेशल कमेंट्स टू बी रेफर्ड, तो ही करना, वरना चेक करके छोड़ देना। पहला क्वेश्चन जो हम चेक कर रहे हैं वो बिलोंग करता है लोन्स एंड एडवांसेस जो कंपनी ने दिए हैं, तो हमने बोला क्या ये लोन्स एंड एडवांसेस आर प्रॉपर्ली सिक्योर्ड एंड द टर्म्स आर नॉट प्रिजुडिशियल। ये फर्स्ट है। सेकंड बोलो जो भी ट्रांजेक्शन बुक एंट्री से रिप्रेजेंट हो रहे हैं होने दो, अपने को चेक करना है आर नॉट प्रिजुडिशियल और प्रिजुडिशियल। कुछ ट्रांजेक्शन जो सिर्फ बुक एंट्री से रिप्रेजेंट हो रहे हैं आर नॉट प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। थर्ड वन, क्या कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट सेल की है? तो वो इन्वेस्टमेंट वर्ड के लिए क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना, वो बोल रहे हैं असेट का वो पार्ट, असेट का वो पार्ट जो किससे रिप्रेजेंट होता है? शेयर्स, डिबेंचर और सिक्योरिटी से। अच्छा, इतने बड़े सेंटेंस दे दिए इतने से एक वर्ड के लिए। यस, ये दो लाइन आपको बताती है कि ये इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि लैंग्वेज कैसी है मालिक? लैंग्वेज बोलो। So much part of the assets of the company which is represented by shares, debentures or other securities have been sold at a price less than they were purchased। मतलब लॉस में तो नहीं बेचे, सिंपल भाषा में ये कहना चाह रहे हैं, है ना? क्या कई बार कंपनी लॉस में बेच सकती है? हाँ, कभी कभी जेन्युइन केस हो तो, रीजनेबल केस हो तो ऑडिटर फिर रिपोर्टिंग नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखना। फोर्थ, लोन्स एंड एडवांसेस को डिपॉजिट तो शो नहीं कर दिया। लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय द कंपनी, जो लोन उन्होंने दिए उसको डिपॉजिट में तो शो नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली क्या कोई पर्सनल एक्सपेंस रेवेन्यू में चार्ज तो नहीं कर दिया? ध्यान रखना, यहाँ P&L वर्ड यूज मत करना, डेबिट वर्ड यूज मत करना, चार्ज वर्ड यूज करना, और रेवेन्यू की जगह, P&L की जगह रेवेन्यू वर्ड ही यूज करना। सिंपल भाषा में वो ये पूछ रहा है कोई पर्सनल एक्सपेंस P&L में डेबिट तो नहीं हो गया, लेकिन हम क्या लिखेंगे? पर्सनल एक्सपेंसेस हैव बीन चार्ज्ड टू रेवेन्यू अकाउंट। और क्लॉज एफ बोलता है, सब क्लॉज एफ बोलता है क्या कोई बुक्स ऑफ अकाउंट में स्टेटेड है कोई भी शेयर इस बार अलॉटमेंट हुआ था फॉर कैश? चेक करो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, तो वेदर इट इज स्टेटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड डॉक्यूमेंट दैट एनी शेयर हैव बीन इशूड या अलॉटेड फॉर कैश, तो अलॉटेड वर्ड यूज करना, इशूड वर्ड नहीं। कैश एक्चुअली रिसीव हुआ कि नहीं हुआ, पहला तो ये क्वेश्चन। क्या हाँ, यस हो गया, मैटर क्लोज। नहीं हुआ सर, नॉट रिसीव्ड, तो फिर अपन दो बातें और पूछ रहे हैं, क्या ये पोजीशन करेक्ट, रेगुलर और नॉट मिसलीडिंग शो हो रहा है? क्या ये पोजीशन करेक्ट, रेगुलर और नॉट मिसलीडिंग है? आपको इस पे कमेंट करना है, तो ध्यान रखिएगा मालिक। साथ ही साथ क्या आप होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी पे भी राइट ऑफ एक्सेस कर सकते हो? सर कर सकते हो, अगर कंसोलिडेशन का मुद्दा है तो। कंसोलिडेशन का मुद्दा है तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना? कर तो सकते हैं लेकिन लिखने की जरूरत नहीं। तो 6 बातें, 6 मार्क्स का क्वेश्चन, आंसर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। कभी कभी किसी पार्ट पे वो एमसीक्यू पूछ सकते हैं। 143 सब सेक्शन 1 पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि आपको यहाँ इंक्वायरी करनी है, रिपोर्टिंग तभी करना जब आपके पास कोई स्पेशल कमेंट्स हो। ये एमसीक्यू आपका बन सकता है यहाँ से, या ट्रू फॉल्स बनाया जा सकता है। चलिए मालिक, कल यहाँ 143(3) से शुरू करेंगे कि ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में स्टेट कर रहा है, क्लियर वर्ड है स्टेट, मतलब उसको अपनी रिपोर्ट में इन स्टेटमेंट्स को जगह देनी है, तो अपनी रिपोर्ट में यहाँ इंक्वायरी नहीं करनी है, ही हैज टू स्टेट ऑल दिस थिंग्स इन हिज रिपोर्ट। तो कल 143, 147, 148 3 सेक्शंस हम खत्म करेंगे। कल नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। आई होप ये रिवीजन आपके लिए हेल्पफुल हो। प्लीज कमेंट कीजिएगा जो भी अच्छा बुरा लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, ध्यान रखिएगा अपना। राधे राधे।